मेरे पापा की मौत को 8 महीना गुजर चुके थे। मेरी मम्मी जवानी में ही विधवा हो गई थी। मम्मी जब मुझे लेकर नानी माँ के घर जाने लगी तो चाचा ने हमें रोक लिया और मम्मी से कहा था कि आप मेरे मरे हुए भाई की बीवी है, आपका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। तब से चाचा मेरी माँ का बहुत ख्याल रखते थे। वह अपने बीवी से ज्यादा मेरी मम्मी पर मेहरबान थे। यही वजह थी कि चाची मेरी माँ पर शक करती कि उनका मेरे चाचा के साथ कोई चक्कर है, और फिर चाची ने हमारी जिंदगी नर्क बना दी थी। सारे घर के काम हम माँ बेटी से करवाती और चाची हम दोनों को बातें भी सुनाती। चाची कभी भी हमारे काम से खुश नहीं होती थी, उसने हमेशा ही कामयाही निकाली थी। कभी ये ठीक नहीं किया तो कभी कहती कि वो काम बिगाड़ दिया है। ऐसे में मेरी जिंदगी नर्क बनकर रह गई थी। ऊपर से चाचा की 2 बेटियां और 1 बेटा भी हमारे लिए इम्तिहान बन गए थे। वो भी सारा दिन मुझे और की माँ को कामों में उलझाए रखते थे। इस घर में बस हमारा एक सहारा था, वो चाचा ही थे। चाचा मेरा और मम्मी का बहुत ख्याल करते थे, मगर चाची से यह बात बर्दाश्त नहीं होता था। जब से पापा का देहांत हुआ था, चाचा मेरे और मम्मी के लिए अलग से फ्रूट लाया करते और अपने बच्चों के लिए अलग से लाते, मगर चाची हमसे वो फ्रूट भी छीन कर ले जाया करता थी। कहती थी कि जब हमारा खाना पीना एक साथ है तो यह अलग अलग फ्रूट लाने का रिवाज नहीं डालना चाहिए, और फिर हमें फलों के छिलके देखना ही नसीब होते थे। मैं मशीन लगाकर कपड़े धोने लगी थी। जब वापस आई तो मम्मी घर साफ करके कमरे में जा चुकी थी। मैं उनकी टांगें दबाने लगी थी, तब चाची आ गई और कहने लगी, सोनम फिर से लेट गई हो, किचन कौन देखेगा? मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि आज बच्चों को बिरयानी खाने को दिल कर रहा है, और फिर तुम इधर लेटी हुई हो। मेरी मम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे। यह बेबसी की इंतहा थी। मम्मी कहने लगी, माला आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। चाची एकदम से चीख पड़ी थी। वो कहने लगी, सोनम हर वक्त तुम बीमार रहती हो, मेरा तो जी करता है कि तुम दोनों माँ बेटी को हाथ से पकड़कर घर से निकाल दूं, मगर मुझे इस बात का पता नहीं है कि तुमने मेरे पति पर क्या जादू कर रखा है जो तुम लोगों को वो इस घर से जाने नहीं देता। मेरी बस में हो तो मैं तुम दोनों को अपने घर में एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त न करूं। मम्मी उठी और किचन में चली गई। मेरा दिल चाहता था कि मैं चाची से पूछूं कि आपके अंदर की जलन आखिर कब खत्म होगी। दरअसल जब मेरे पापा जिंदा थे तो वह खूब कमाया करते थे। मेरे चाचा से ज्यादा मेरे पापा की आमदनी थी। हमने अच्छा खाया और अच्छा पहना था। यह सब देखकर चाची जलन का शिकार होती रही थी। तब हमारी जिंदगी बहुत सुकून से गुजर रही थी। न जाने हमारी खुशियों को किसकी नज़र लग गई कि मेरे पापा का देहांत हो गया। मम्मी तो अब तक सदमे में थी। चाची ने बड़ी होशियारी से पापा का बिजनेस चाचा के हवाले कर दिया था। जाहिर सी बात है कि मैं और मम्मी तो अपने होश में ही नहीं थे। पापा का कारोबार डूबने वाला था तो चाचा ने उसे संभाल लिया था। अब चाचा हर महीने की आमदनी लाकर मेरी मम्मी के हाथ पर रख दिया करते थे और कहते थे कि भाभी यह आपका है, आपने इसको जिस तरह इस्तेमाल करना है वह आपकी मर्जी है। चाचा अपना काम छोड़कर पापा का बिजनेस संभाल रहे थे। मम्मी चाचा को अच्छी खासी तनख्वाह देने लगी थी। यह सब देखकर तो चाची का दिल जलकर रह गया था कि मेरा पति अभी भी बस एक तनख्वाह वाला नौकर की तरह काम कर रहा है। चाची ने चाचा और मम्मी पर शक करना शुरू कर दिया था। अब वो रोज चाचा से लड़ने लगी थी कि तुम अपनी भाभी सोनम पर इतने मेहरबान क्यों हो, जरूर दाल में कुछ काला है। एक दिन मम्मी ने चाची के सामने हाथ जोड़ दिए थे और कहा था, भगवान के वास्ते अपने मुंह से ऐसे शब्द मत निकाला करो, मुझे मेरी बेटी के सामने शर्मिंदा मत किया करो, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। एक दिन चाचा ने साफ साफ कह दिया था कि माला अगर तुमने यह बात करना न छोड़ी तो मैं तुम्हें तलाक देकर इस घर से निकाल दूंगा। यह बात सुनकर चाची डर गई थी। उसके बाद उन्होंने फिर कभी ये शब्द अपने मुंह से नहीं निकाले थे, मगर दिल में जो शक एक बार बन गया था वो कभी खत्म नहीं हुआ था। इसलिए चाची ने मम्मी और मुझे जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। चाची ने तो चाचा को इस कदर अपनी मुट्ठी में कर लिया था कि जो महीने भर का खर्च लाकर मम्मी के हाथ पर रखते थे उन्होंने वो भी देना छोड़ दिया था। यानी अब हमारे बिजनेस पर चाचा और उसके बच्चों का कब्जा हो गया था।
मेरी चाची के दिल में चोर था जिसकी वजह से मैं और मेरी माँ बुरे दिन काट रहे थे। मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी। मैंने सोचा था कि मैं चाचा से बात करूंगी कि मेरी मम्मी के इलाज के लिए कुछ पैसे दे दे। जब रात को चाचा घर आए तो मैं उनके पास चली गई और उनसे कहा, चाचा आपसे बहुत जरूरी बात करने आई हूँ। चाचा कहने लगे, हाँ बेटी कहो क्या बात है। तब मैंने कहा कि मेरी माँ की तबीयत खराब रहती है, उनकी वजह से बड़ी परेशानी होती है। आप मेरी मम्मी के इलाज के लिए कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मैं मम्मी को डॉक्टर के पास लेकर जाऊं। चाचा ने कहा, ठीक है बेटी मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। मुझे तो इस बात की जानकारी ही नहीं थी। उस वक्त चाची हम दोनों की बातें चोरी छुपे सुन रही थी। वह जल्दी से आगे बढ़ी और कहने लगी, वाह विपिन, मेरे लिए तो तुम्हारे पास पैसे नहीं है, लेकिन अपनी भाभी के लिए पैसे फॉरेन से निकल रहे हो। चाचा कहने लगे, तुम्हारे फिजूल के कपड़े जूते के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। अगर तुम कभी बीमार पड़ी तो तुम्हें भी डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। इतना पत्थर दिल नहीं हूँ, लेकिन तुम कैसे बीमार पड़ेगी? तुम तो सारा दिन बिस्तर पर लेटी अपनी भाभी और उसकी बेटी पर हुक्म चलाती रहती हो, उनसे काम करवाती रहती हो। बीमार तो वो इंसान होता है जो ज्यादा मेहनत करता है। जब चाची ने चाचा के मुंह से यह बात सुनी तो उनका रंग उड़ गया था। वह कुछ कहे बिना ही कमरे से बाहर निकल गई थी। चाचा ने मुझे 10,000 रुपए दिए थे और कहा कि अपनी मम्मी को सुबह डॉक्टर के पास ले जाना। मैंने चाचा को शुक्रिया कहा और अपने कमरे में आकर सारी बात अपनी माँ को बता दी। मम्मी कहने लगी, अच्छा है तुम्हारे चाचा को अपनी बीवी की करतूत का तो मालूम हुआ है। मैंने कहा, जी मम्मी मुझे इस बात की तसल्ली है। मम्मी कहने लगी, बस मैं चाहती हूँ कि मेरी और तेरी इज्जत इस औरत से महफूज रहे। ये कुछ भी कह सकती हैं। मैं बोली, मम्मी चाची सारा दिन हमारी बेइज्जती करती है, इससे बढ़कर और क्या करेगी? मम्मी कहने लगी, ऐसी औरतें कुछ भी कर लेती है, तुम क्या जानो। मैंने मम्मी से कहा, छोड़े इन बातों को, अब मेरे पास पैसे आ गए हैं और मैं सुबह आपको डॉक्टर के पास ले चलूंगी। रात मम्मी सुकून से सो गई थी, इस बात से बेखबर कि आने वाली सुबह हमारे लिए क्या लेकर आने वाली है। सुबह कुछ यूं हुआ कि मेरी आंख किसी के दरवाजे पीटने की आवाज सुनकर खुली। मैं जल्दी से उठी और दरवाज़ा खोली तो सामने चाची खड़ी थी। वह मुझे खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। पीछे चाचा भी चले आए थे। चाची कहने लगी, तुमने अपने चाचा के पैसे चुराए हैं? मैंने नहीं में सर हिला दिया और बोली, नहीं चाची आप कैसी बातें कर रही है, मैंने तो जिंदगी में कभी भी चोरी नहीं की। चाचा ने खुद ही कल रात मम्मी के इलाज के लिए 10,000 रुपये दिए थे। चाची कहने लगे, बस ज्यादा बातें मत बनाओ, मुझे कमरे की तलाशी लेने दो। चाचा भी पीछे खड़े हमें देख रहे थे। चाची ने हमारे कमरे की सारी चीजें उलट पुलट करना शुरू कर दी थी और जब उन्होंने हमारे अलमारी खोली तो सामने के मंजर देखकर मैं दंग रह गई थी। चाची ने अलमारी से अपने सोने के जेवर निकालकर हवा में लहराए थे। वो कहने लगी, सोनम मेरे सोने के जेवर तुम्हारी अलमारी में क्या कर रहे हैं? मम्मी तो ये सब देखकर घबरा गई थी। वो जल्दी से आगे बढ़ी और दोनों हाथ चाची के सामने जोड़ दिए और कहने लगी, मुझे नहीं पता है कि ये कहाँ से आए हैं। माँ चाची कहने लगे, अगर तुमने नहीं रखे तो इसका यही मतलब है कि तुम्हारी बेटी पिया जेवर लेकर आई है। मम्मी कहने लगी, न तो मैं चोर हूँ और न ही मेरी बेटी चोर है। चाचा आगे बढ़े थे, उनके माथे पर शिकन थे। वो कहने लगे, अगर तुम दोनों माँ बेटी चोर नहीं हो तो मेरी बीवी के जेवर यहाँ क्या कर रहे? चाची ने फिर अलमारी की तलाशी लेना शुरू कर दी और फिर चाचा का वायलेट निकालकर हमें दिखाया था। वो कहने लगी, ये वो वायलेट है जो मैं और मेरा पति सुबह से तलाश कर रहे हैं। मुझे 100% यकीन था कि जब रात को पिया हमारे कमरे में आई थी तो यही लेकर गई होगी। मुझे तो पता है तुम दोनों माँ बेटी के हाथ में बड़ी सफाई है, इस तरह चोरी करती हो कि सामने वाले को पता तक नहीं चलता। मगर विनय कहाँ मानने वाले थे। वो कहने लगे कि ना मेरी भाभी चोर है और न ही मेरे भाई की बेटी चोर है। मैंने इसलिए कहा था कि मेरे साथ चलो और आकर तमाशा अपनी आंखों से देख लो। मुझे तो यही लगता है कि ये दोनों माँ बेटी हमारी चीजें लेकर यहाँ से फरार होने का प्लान बनाए बैठी है। चाचा का चेहरा लाल हो चुका। वह कहने लगे, मुझे आप दोनों से इस चीज की उम्मीद नहीं थी। चाची कहने लगी, मैं अब इन दोनों चोरनियों को अपने घर में नहीं रख सकती।
चाचा चुप रहे थे। चाची कहने लगी, मैं अभी पुलिस को फोन करके इनको जेल में बंद करवाती हूँ। चाचा कहने लगे, नहीं ऐसा मत करना, जैसी भी है ये दोनों मेरे भाई की निशानी है। चाचा के माथे पर बल पड़ गए थे। चाची कहने लगी, विनय आज भी आप इन दोनों की ही तरफदारी करेंगे। चाचा चुप रहे थे तो चाची कहने लगी कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी भाभी और भाई की बेटी पुलिस के हवाले न करूं तो इन्हें घर से निकाल दो। मैं अब इन दोनों के साथ नहीं रह सकती। चाचा का चेहरा उतर गया था। वो आगे बढ़े और मम्मी से कहने लगे, भाभी अब बात चोरी तक आ गई है। अगर आपने और पिया ने इस तरह की हरकत न की होती तो माला की कभी मजाल न होती कि आपको इस घर से निकल जाने का कहती। गलती अब आपकी और आपकी बेटी की है, तो मैं माला को मना नहीं कर सकता। हमारे बेहतरी इसी में है कि आप इस घर से चली जाए ताकि मेरी बीवी आपको पुलिस के हवाले न करे। तब मेरी मम्मी आगे बढ़ी थी। वह आज जिंदगी में पहली बार चाचा के सामने बोल रही थी। वो कहने लगी, विनय जिस घर में तुम रह रहे हो ये मेरे पति ने बनाया था। एहसान फरामोशी की भी कोई हद होती है, मगर तुम तो हद पार कर चुके हो। तुमने मेरे पति के घर पर कब्जा किया, मैं चुप रही। तुमने मेरे पति का सारा बिजनेस अपने कब्जे में कर लिया, मैं तब भी चुप रही। तुम्हारी बीवी ने मुझसे और मेरी बेटी से नौकर की तरह रवैया रखा, हमसे पूरे घर के काम करवाए, मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा। लेकिन अब बस हो गया, अगर इस घर से कोई जाएगा तो मैं नहीं, मेरी बेटी नहीं, बल्कि तुम, तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चे जाएंगे। मेरे घर से निकल जाओ। मेरी मम्मी की आवाज बहुत जोरदार थी। मगर चाचा कहने लगे, भाभी आप किस गलतफहमी में रह रही हैं? अगर मैंने आपके पति का बिजनेस न संभाला होता तो वह क्या इस मुकाम पर होता, बल्कि वह कब का डूब गया होता और आप घर बेचने पर मजबूर हो जाती, आपके पास छत भी न रहती। आप दोनों माँ बेटी पहले भी चोरी करती रही हैं। हमारा बहुत सा पैसा गायब है, यकीनन आपने चोरी किया होगा। ये बातें सुनकर चाची आगे बढ़ी और उन्होंने पुलिस का नंबर मिला लिया था। वो कहने लगी कि आप हमारे घर आ जाए, हमारे घर में चोर हैं। चाचा कहने लगे, भाभी आपको अपनी जिंदगी गुजार चुकी है, अब अपनी बेटी का ही कुछ सोचे। बेहतरी इसी में है कि आप ये घर छोड़कर चली जाए। आपको नहीं पता कि थानों में क्या सलूक होता है। चाचा ने मम्मी को इस कदर डरा दिया था कि वह अपने और मेरे 2 जोड़े बैग में रखकर मुझे अपने साथ लेकर रवाना हो गई थी। मैं और मम्मी अपनी बेबसी की इंतहा पर पहुंच गई थी। दिल तो गम से फटा जा रहा था। दुख इस बात का नहीं था कि हमें हमारे हक से दूर किया जा रहा था, क्योंकि जब से पापा मरे थे हमें कभी हमारा हक मिला ही नहीं था। अब तो असल परेशानी इस बात की थी कि हमारे पास रहने के लिए कोई ठिकाना ही नहीं था। मम्मी कहने लगी, पिया अब हम कहाँ जाएंगे? जब से पापा हमारी जिंदगी से गए थे चाची ने हमें किसी से मिलने जुलने नहीं दिया था और ना ही किसी के साथ संबंध रखने दिया था। अगर मम्मी की कोई दोस्त होती तो हम उसके घर चले जाते। यूं ही चलते चलते रात हो गई थी। हम अपने शहर से दूर आ गए थे, मगर कोई भी ठिकाना हमें नहीं मिला था। मैं भी खामोश थी और मम्मी भी खामोश थी। फिर रात हो गई। मर्द हम तन्हा औरतों को अजीब नजरों से देखने लगे थे। तब मम्मी कहने लगी, हम अब क्या करेंगे? मेरे पास कोई जवाब था ही नहीं। हम आगे पहुंचे तो हमें खाली घर नजर आया। मम्मी कहने लगी, ये जगह रात बिताने के लिए अच्छी है, सुबह हम कहीं निकल जाएंगे। मैंने कहा, ठीक है, आ जाए, हम इस घर में चले जाते हैं। मम्मी और मैं उस खाली घर में जा चुके थे। शुक्र था कि वहां पर कोई आदमी मौजूद नहीं था। मैं और मम्मी जमीन पर ही बैठ गए। मम्मी के आंसू निकलते जा रहे थे। वो कहने लगी, मुझे माफ कर दो, मेरे होते हुए तुम्हारी जिंदगी में ऐसा दिन आ गया है। मम्मी आपका कसूर नहीं है, आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। भगवान उन लोगों से हिसाब लेगा जो हमें इस हाल तक पहुंचाने के जिम्मेदार है। मम्मी खामोश रही थी। मैं और मम्मी एक दूसरे के साथ बैठे थे। डर के मारे न तो मुझे नींद आ रही थी और न ही मम्मी को। मैंने महसूस किया कि मम्मी कुछ बेचैन सी है। वह उठकर कभी खड़ी हो जाती थी, कभी बैठ जाती। मैं आगे बढ़ी और बोली, क्या बात है मम्मी, थक गई है क्या? मम्मी ने नहीं में सर हिलाया था और तब मैंने महसूस किया कि मम्मी का पूरा शरीर पसीने से डूबा था। उनके चेहरे की रंगत हल्की पड़ चुकी थी और फिर वो देखते ही देखते बेहोश हो गई थी।
मैं बोली मम्मी क्या हो गया आपको, आंखें खोले, मगर मम्मी ने मुझे कोई जवाब न दिया, वह बेसुध जमीन पर गिर गई थी। मेरा दिल धक से रह गया था। मैंने जल्दी से मम्मी की नब्ज को टटोला था, वह अब भी चल रही थी। मुझे मालूम था कि मेरी मम्मी दिल की मरीज हैं और डॉक्टर ने ऐसे हालात में मम्मी को जुबान के नीचे गोली रखने के लिए कहा था। मेरे पास उस वक्त वह गोली मौजूद नहीं थी। मैंने मम्मी को वहीं पर लिटा दिया और खुद भागते हुए बाहर निकल गई थी। मैं जल्द से जल्द करीबी मेडिकल स्टोर पर पहुंचना चाहती थी ताकि वहां से मम्मी के लिए गोली ले आओ। मेरे पास पैसे नहीं थे, मगर मुझे यकीन था कि ऐसे हालात में भगवान मेरी मदद करेगा। मैं भागती जा रही थी और फिर मैंने महसूस किया कि मेरे पीछे 2-3 आवारा लड़के लग चुके हैं। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा था। वह कहने लगे, तुम यहाँ से कहाँ भाग कर जा रही हो, तुम्हारे पास भगाने का कोई चांस नहीं है। ऐसा करो कि रुक जाओ, हमें मत थकाओ। मैं उनकी बात सुनकर बहुत डर गई थी और अपनी दौड़ बहुत तेज कर ली थी, मगर वह भी कहाँ रुकने वाले थे। वह भी मेरा पीछे ही भागते आ रहे थे। मैं भगवान से प्रार्थना करती जा रही थी कि हे भगवान, मेरी माँ बीमार है, मुझे इन लोगों से बचा ले। मेरा डर से बुरा हाल हो रहा था, टांगें कांप रही थी, मगर वह लड़के तो मेरे पीछे ही आते जा रहे थे। तभी मुझे सामने कब्रिस्तान नजर आया था। वो कब्रिस्तान देखकर मेरा दिल धक से रह गया था। मैं रात के इस पहर कब्रिस्तान में नहीं जाना चाहती थी, मगर अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे ये भी करना पड़ गया था। मैं कब्रिस्तान में चली गई थी और मुझे उम्मीद थी कि ये आवारा लड़के यहाँ से वापस चले जाएंगे, क्योंकि रात के इस पहर लोग कब्रिस्तान जाने से डरते हैं। मगर ये देखकर मेरी हैरत की इम्तिहान ना रही कि वो दोनों लड़के मेरे पीछे कब्रिस्तान में भी आ गए थे। अब यहाँ मुझे कौन बचाने वाला था। तभी मुझे एक टूटी हुई कब्र नजर आई। मैं उन आवारा लड़कों की नज़रों से ओझल होने के लिए उस टूटे हुए कब्र में उतर गई थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे कि अभी मैं मरने वाली हूँ। मुझे उन लड़कों के कदमों की आवाज़ें आती जा रही थी और साथ ही साथ वह एक दूसरे से बात भी कर रहे थे कि अगर यह लड़की मिल गई तो इसको हमने छोड़ना नहीं है। ये बातें सुनकर तो मैं बहुत घबरा गई थी। फिर वो दोनों लड़के कब्रिस्तान में तलाशी करते रहे थे, लेकिन मैं उन्हें कहीं नहीं मिली, तो वह वापस चले गए थे। मैं अपनी सांसें बराबर करने लगी थी। जब मैं कब्र से बाहर आने लगी तो मेरा हाथ किसी चीज पर पड़ा था। मैं उछल गई थी, ऐसा लगा शायद किसी मुर्दे पर मेरा हाथ पड़ा है। मगर पूरे चांद की रोशनी में मुझे नजर आया कि एक सफेद कपड़े में कोई चीज बंधी हुई है। मैंने चारों तरफ देखा तो कोई भी नहीं था। मैंने जब उस कपड़े को खोला तो उसमें मुझे ढेरों जेवरात नजर आए थे। इतने जेवरात देखकर तो मैं दंग रह गई थी। जेवरात के साथ ही कुछ कागजात भी पड़े हुए थे और कुछ पैसे भी थे। मैंने वो उठाए और कब्रिस्तान से निकल गई थी। अब तो सुबह हो गई थी, मुझे कोई डर नहीं था, लेकिन मम्मी की फिक्र सता रही थी। मैं उसी जगह पर वापस आ गई थी जहां रात मम्मी को छोड़कर गई थी। मैं यह देखकर हैरान रह गई कि वहां पर 2 औरतें मौजूद थीं जो मम्मी का ख्याल कर रही थी। मैं आगे बढ़ी तो देखा कि मम्मी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं बोली, आप कौन हैं? वो दोनों औरतें बोली, हम दोनों यहाँ से गुजर रही थी तो हमारी नज़र इस औरत पर पड़ी। यह औरत दर्द से तड़प रही थी। मैंने इनसे पूछा कि क्या माजरा है, तो तुम्हारी माँ ने अपने दिल पर हाथ रखा हुआ था। मैं सारी बात समझ गई थी, मेरा भी दिल का मसला है। मुझे भी डॉक्टर ने जुबान के नीचे रखने के लिए गोली दी थी जो मैं हर जगह अपने साथ लेकर जाती हूँ। मैं वो निकालकर इसके जुबान के नीचे रख दी और भगवान की दया से अब यह बेहतर है। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। बेशक भगवान इंसान की ऐसी जगह से मदद करता है जहाँ से उसने कभी सोचा भी न हो। मम्मी की हालत बेहतर हो चुकी थी। मैंने उन दोनों औरतों का धन्यवाद किया और माँ को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल गई थी। मम्मी कहने लगी, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? मैं बोली, आप चुप रहिए। मैं मम्मी को अपने साथ लेकर होटल में चली गई थी। एक अच्छा सा कमरा मैंने बुक करवाया था। मम्मी कहने लगी, इस कमरे के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? तब मैंने मम्मी को सारी बातें बता दी और उनके सामने वो गठरी खोलकर रख दी थी। जब हमने वो कागज़ खोले तो उस पर जो तारीख लिखी थी उसको देखकर हैरान रह गए। ये जेवरात किसी ने 70 या 80 साल पहले हिफाजत के लिए कब्रिस्तान में छुपाए थे।
जाहिर सी बात है कि अब इन चीज़ों का मालिक तो गुजर गया होगा। तब मम्मी कहने लगी अब हम ये चीज़ें रख सकते हैं। फिर हमने वो जेवरात बेच दिए थे, वो इतने ज़्यादा महंगे बिके थे कि हमने अपने लिए नया घर ले लिया था। तब मम्मी कहने लगी कि मैं अपने साथ बुरा सलूक करने वाले को माफ़ नहीं करूँगी। मम्मी ने कहा कि मैं चाचा और चाची पर केस करना चाहती हूँ और तुम्हारे पापा की सारी जायदाद उनसे वापस लेना चाहती हूँ। मम्मी ने चाचा और चाची पर केस किया और अच्छी रकम देकर एक अच्छा वकील रख लिया। फिर कुछ समय के बाद ही हम यह केस जीत गए थे। हमें हमारी सारी जायदाद वापस मिल गई थी और चाचा भी जेल की सलाखों के पीछे चले गए थे। हमने उनसे अपना घर वापस ले लिया था। उनके पास रहने के लिए ठिकाना नहीं था। चाची अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई थी और सुनने में यही आया था कि उनके मायके वाले भी चाची और उनके बच्चों के साथ वही सलूक करते हैं जो चाची ने मेरे और मम्मी के साथ किया था। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और ऐसे ही मज़ेदार और नई नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स।